हाय स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार जायसवाल आज आपके सामने केमिस्ट्री का यूनिट 2 और जिसका लेक्चर नंबर 1 आज शुरू होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हम आपसे पहले बता दें कि जो भी आवर्त सारणी आपको पढ़ाई जाएगी, मूल या संशोधित या फिर आधुनिक आवर्त सारणी, तो इसमें आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कि आवर्त सारणी आप जरूर जानें आवर्त सारणी है कैसी, हालांकि आपके पास मौजूद होनी चाहिए, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अगर आवर्त सारणी आपके पास है तो अच्छे समझ पाएंगे और आवर्त सारणी में किस तत्व को किस तरह से रखा गया है, किस स्थान पर रखा गया है और किन किन वर्गों में बांटा गया है, किन किन आवर्त में बांटा गया है, किन ब्लॉकों में बांटा गया है, इसकी जानकारी पाने के लिए आप सबसे जरूरी है कि आप पहले एक आवर्त सारणी ले लें। अगर आवर्त सारणी ले रहे हैं तो आपको आसान हो जाएगा कि तत्वों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो आज के लेक्चर में हम छोटी सी वीडियो डाल रहे हैं इसमें, और इसमें आपको थोड़ा सा यही बताएंगे बेसिक की मूल आवर्त सारणी क्या थी, या जो शॉर्ट फॉर्म की मंडली की आवर्त सारणी थी वो क्या थी, और इससे संबंधित एक दो नियम है तो उनको जानिएगा। अब अगर हम बात करें कि ये आवर्त सारणी के अंतर्गत तत्व कौन कौन से रखे जाते हैं, क्या होते हैं, कैसे इनकी कितनी खोज हुई थी और अब कितने मौजूद हैं तत्व, इनके बारे में जानेंगे। तो आपसे बता दें कि अब तक के 118 तत्वों की खोज हो चुकी थी, और जब शॉर्ट फॉर्म आवर्त सारणी आई थी मंडली की, तब सिर्फ 60 से कम तत्वों की ही खोज हुई थी। तो आज आपको हम यही बताने वाले हैं कि अब तक के जो आवर्त सारणी में जिन वैज्ञानिकों का जो भी भागीदारी रही है, जो भी योगदान रहा है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमारी कौन सी आवर्त सारणी आई है, तो आपको हम बता दें कि थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बारे में फिर आगे बढ़ते हैं। तो तत्वों का वर्गीकरण है क्या, पहले इसको जानते हैं। तत्वों का वर्गीकरण, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इसमें लिखना भी चाहें तत्वों का वर्गीकरण कि कैसे हम इसको जानेंगे, तो तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया, क्यों आवश्यक था। तो तत्वों का अध्ययन सरलता से हो सके, उनके गुणों को हम अच्छे से पहचान सकें और उनको एक प्रमाण क्रमांक या प्रमाण भार के आधार पर उनका अध्ययन आसानी से कर सकें, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण देना बहुत अनिवार्य हो गया था। इसलिए दिया गया तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। सबसे पहले इसमें कौन आया, अगर हम बात करें तो मेंडलीव भी हैं, ये तो खैर 1869 में आए। इससे पहले 64 में भी और 57 में भी वैज्ञानिक आ चुके हैं, जैसे कि हम बात करें अगर डाबेराइनर हैं और न्यूलैंड हैं, इनकी भी भागीदारी रही है कहीं तक। तो आज जानेंगे थोड़ा सा इनके बारे में, आगे ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये है क्या, तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों का क्रमबद्ध सरलता पूर्वक अध्ययन तथा इनके गुणों के आधार पर तत्वों का क्रमबद्ध सरलतापूर्वक अध्ययन तथा इनके तत्वों इनके गुणों के आधार पर तत्वों को बांटना तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। तत्वों का वर्गीकरण कहलाता है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें अगर धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं क्या होती हैं, तो हम अगर बताएं तो आपको ये चीज तो पता ही होगा कि धातुएं क्या है, अधातुएं क्या है और उपधातुएं क्या है। धातु, यहाँ पे उपधातु लिखते हैं, उपधातु, और इधर हो जाएंगे अधातु। पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धातुएं क्या होती हैं, उपधातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं, इनको कैसे रखा गया, क्यों रखा गया, उसके बारे में जानते हैं। तो धातुएं वे होती हैं जिनके कुछ विशेष लक्षण होते हैं। अगर हम बात करें तो धातुओं के लक्षण में ये कठोर होती हैं, इनमें तन्यता पाई जाती है,
ये धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। तन्यता का मतलब है इनके हम पतले पतले तार भी बना सकते हैं, तनन सामर्थ्य भी कह सकते हैं, और सुघटता पाई जाती है। सुघटता पाई जाती है, सुघटता का मतलब है कि इनको अगर हम चाहें तो पीट के इनकी पतली परत बना सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। कठोर होते हैं, ये तो बता ही दिया गया है, और उष्मा के सुचालक भी होते हैं, तन्यता पाई जाती है। आगे ध्यान दीजिएगा, विद्युत धनात्मक होते हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण हमने बात किया है। तत्व क्या हो, धातु क्या होती है? धातु कठोर होती है, तन्यता होती है, विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, सुघटता पाई जाती है, विद्युत धनात्मक होते हैं, तन्यता भी पाई जाती है, तन्यता बता चुके हैं, तनन सामर्थ्य भी होता है, तनन सामर्थ्य होते हैं। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। अब ये अगर हम बात करें, और ठोस होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, और यहां पे लिख दे रहे हैं ठोस होते हैं। अगर पारा को छोड़ दें, पारा के अतिरिक्त, पारा और जर्मेनियम के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बाकी सभी क्या होते हैं? ठोस होते हैं, पारा के अतिरिक्त। तो ध्यान दीजिएगा, ये कुछ लक्षण है धातुओं के। अगर हम बात करें, ये अभी धातुओं के लक्षण लिखे हैं हमने। अगर इनमें कुछ तत्व, जैसे कि हम बात करें सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो इस तरह के लोहा है, सोना है, चांदी है, आप लोग देखते हैं। और साथ ही साथ इनमें एक लक्षण और पाया जाता है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इधर, चमक, विशेष चमक होती है, धात्विक चमक होती है, विशेष चमक होती है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ धातु लिख रहे हैं, अभी हम बात आपको बताते हैं तो धातु और अधातु क्या होती है। तो कठोरता, तन्यता, विद्युत चालकता और उष्मा चालकता, सुघटता, विद्युत धनात्मक होते हैं, तनन सामर्थ्य होता है, ठोस होते हैं ये, और विशेष चमक होती है। आपने देखा होगा लोहा, सोना, चांदी में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इसको धात्विक चमक भी कहते हैं। तो ये होते हैं धातुएं। और धातुओं के अतिरिक्त अगर कुछ लक्षण, कुछ धातुएं ऐसी भी है इसमें जो द्रव है, जैसे हमने बताया कि पारा हो गया, और एक है जर्मेनियम। दोनों द्रव अवस्था में, रूम टेम्परेचर पे भी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अन्य जो तत्व होंगे, जितने भी धातुएं होंगी, वो ठोस होती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें उपधातुओं की, तो उपधातुएं वे होती हैं जिनमें कुछ लक्षण धातुओं के पाए जाते हैं और कुछ लक्षण अधातुओं के पाए जाते हैं। तो उपधातुएं बीच की होती हैं, ध्यान दीजिएगा, उपधातुएं। और इधर हम लिख रहे हैं आधातुएं। आधातुएं क्या होती हैं? आधातुएं जिनमें ये सभी लक्षण नहीं पाए जाएंगे, ये सभी लक्षण नहीं पाए जाएंगे, यानी धातुएं ठोस होती हैं, तो ये क्या होंगे? ये जरूरी नहीं ठोस हो, ठोस द्रव गैस भी हो सकते हैं। ये कठोर होती हैं, ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब अगर तोड़े तो बिखर जाएंगे, जैसे आप देखेंगे कोयला है या फिर ग्रेफाइट वगैरह है, तो ये भंगुर होती है। उष्मा चालकता, ये विद्युत के उष्मा चालक होते हैं, सुचालक होते हैं, और ये आधात्में जो होती है विद्युत की कुचालक होती हैं। सुघटता पाई जाती है, इनको तरंग, इनमें सुघटता का मतलब है इनकी पतली चादर बनाई जा सकती है, लेकिन आधात्मों की पतली चादर नहीं बना सकते, क्योंकि ये भंगुर होते हैं और तोड़ने से या इन पर दाब पड़ने से ये बिखर जाएंगे टुकड़ों में। और विद्युत धनात्मक होते हैं, और ये आधात्में जो होती हैं वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, जबकि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। तनन सामर्थ्य होता है, इनको अत्यधिक फैलाया जा सकता है, और साथ ही साथ हमने बात की विशेष चमक, धात्विक चमक धातुओं में पाई जाती है, जबकि अधातुओं में ये चमक नहीं पाई जाती है। तो यानी कि धातुएं जो होती हैं वो पूर्ण तरह से अधातुओं से विभिन्न होते हैं, यानी पूर्ण तरह से अपोजिट होती है, ये कह सकते हैं। अब दोनों के जो लक्षण होंगे वो जिनमें पाए जाएंगे वो धातुएं, वो तत्व हमारे उपधातु कहलाएंगे। धातुएं हो गई, अधातुएं हो गई। धात्विक लक्षण अगर नहीं पाए जा रहे हैं तो वो अधातुएं होंगी, लेकिन अगर दोनों के लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो हमारे तत्व उपधातु कहलाएंगे। इतना आपने जाना, इसके आगे एक बात करते हैं थोड़ा सा।
आगे अगर हम बात करें तो अभी जो मूल आवर्त सारणी थी, जो शॉर्ट फॉर्म की जो पीरियोडिक टेबल थी, उसमें क्या बताया गया था कि उसमें लगभग शुरुआत में अगर हम बात करें, शुरुआत में जब आवर्त सारणी दी थी किसने, मेंडलीफ ने, मेंडलीफ की लघु आवर्त सारणी में लगभग 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे। अब यानी वर्तमान समय में लगभग, या लगभग नहीं कह सकते हैं, अब 118 तत्व ज्ञात हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो अब मूल आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग जो बनी हुई है रेखाकार आवर्त सारणी है, ये मोजले के अनुसार बनी हुई है। तो आगे देखते हैं फिर इनके बारे में क्या होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल हमने अभी नहीं दिया है, आप आवर्त सारणी ले लीजिएगा, इसको भी हम पूरा एक बार समझाएंगे। कौन धातु है, कौन अधातु में है, कौन उपधातु में है, और ठोस द्रव गैस क्या है, क्षारीय क्या है, संक्रमण धातु में क्या है, मृदा क्षारीय धातु में क्या है, हैलोजन गैसें क्या है, इनके बारे में हम विधिवत बात करेंगे। लेकिन आप यदि इसको थोड़ा जानिए और उसके बारे में देखते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें, कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने एक सरलबद्ध व्यवस्थित करने की कोशिश की थी इस आवर्त सारणी को, जिसमें वैज्ञानिकों के नाम अगर हम लें तो डावे राइनर सबसे पहले आते हैं। डावे राइनर आते हैं, और इनका जो सन था ये 1817 था। दूसरा जो है वो न्यूलैंड है, जिनका सन था 1864। न्यूलैंड, इनका सन था 1864। ये हो गए डावे राइनर का त्रिक नियम, त्रिक नियम, या हाँ ठीक है। और न्यूलैंड का जो था वो अष्टक नियम था। अष्टक नियम क्या है, बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी। तो त्रिक नियम हो गया और अष्टक नियम हो गया। इसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई है, और फिर लोथर-मेयर का भी विशेष योगदान है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी आती है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो आई है वो 1869। जो हमारी मूल आवर्त सारणी है वो इसी की मानी जाती है, इसी सन की, कि जो हमारी रियल आवर्त सारणी है उसका जन्म कब हुआ, अगर कहा जाए उसकी खोज कब हुई, तो वो 1869 में मानी जाती है। और ये मेंडलीफ की लघु आवर्त सारणी थी, लघु आवर्त सारणी थी। लोथर-मेयर का भी एक योगदान रहा कुछ, लेकिन कुछ विशेष नहीं, क्योंकि इन्होंने इनके साथ ही कुछ अपना अंत में योगदान दिया था, लोथर-मेयर। और इनका जो योगदान रहा वो 1870 में रहा। और इन्होंने बताया क्या, तो बस जनरली इन्होंने तत्वों के बारे में कुछ विशेष अध्ययन करके इन्हीं के साथ में कुछ एक साल बाद ही इन्हीं के बारे में थोड़ा विशेष पॉइंट अपने बताए। तो देखेंगे, बात करेंगे इनके बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। अब पहला देखते हैं कि त्रिक नियम क्या था। तो त्रिक नियम की अगर हम बात करें, डावे राइनर का जो त्रिक नियम था, इन्होंने बताया कि जो एक आवर्त में, क्योंकि आपको हम बता दें पहले जो लघु आवर्त सारणी थी इसमें 10 36 पंक्तियां थी, 10 36 पंक्तियां थी जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। और श्रेणी के बाद अगर हम बात करें ऐसे, तो ये इस तरह से पंक्तियां 10 थी, इनको श्रेणी कहा जाता था। और इन श्रेणियों को 8 आवर्त में बांटा गया। अगर हम बात करें इन 10 श्रेणियों को 8 आवर्त में बांटा गया, सॉरी 7 आवर्त में बांटा गया। पहले जो मूल आवर्त खंड थी, इस तरह से इनको 7 आवर्त में बांटा गया था। और 7 ही इनके, सॉरी 8 वर्ग थे, 7 आवर्त थे, 7 आवर्त जो ऊपर से नीचे की ओर चलते थे, और 8 वर्ग जो कि ये 36 पंक्तियों में थे। 7 आवर्त दिखेंगे तो हमें ऊपर से नीचे की ओर, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7, जैसे अब है मौजूद समय में जो है वैसे ही थी लगभग। लेकिन वहां पे 36 पंक्तियां थी, उन्हीं को 7 आवर्त में बांटा गया था।
और अब जो है 18 वर्ग हैं, लेकिन तब क्या थे, तब इसके 8 वर्ग ही थे, 8 वर्ग थे। और ये वर्ग देखने में पढ़ने में तो हमें इधर मिलेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये ऊपर से नीचे की ओर थे। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझिएगा। मूल आवर्त सारणी का हम फिगर आपको दे देंगे, आप लेवल करवा देंगे, देख लीजिएगा। तो ये थे, तो इसके आधार पर पहले तत्वों को जो मूल आवर्त नियम जो बताया गया उस आवर्त नियम को समझिएगा। इसके बाद फिर हम इन नियम के बारे में बात करते हैं। न्यूलैंड का अष्टक नियम बताते हैं, डाबेराइनर का बताते हैं, और फिर पहले जानिए क्या है आवर्त नियम। तत्वों का मूल आवर्त नियम। अभी हम बताएंगे आपको, पहले त्रिक नियम पढ़ाएंगे, फिर अष्टक नियम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसको जानिए क्या होता है। तो हम बात करें ना तत्वों का मूल आवर्त नियम क्या था, ध्यान दीजिएगा कि इसमें बताया गया कि तत्वों के गुण, परमाणु, भारों, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या है, इन्होंने इस नियम में बताया गया, तत्वों के मूल आवर्त नियम में यह बताया गया कि तत्वों के जो गुण होते हैं, परमाणु भार, यानी जैसे जैसे परमाणु भार आवर्त में बढ़ता जाएगा वैसे तत्वों में भी बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। यानी तत्वों के लक्षण, जैसे धात्विक लक्षण है तो धात्विक लक्षण घटेगा, या अधात्विक लक्षण है तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये था, इन्होंने बताया किस आधार पर, तो परमाणु भारों के आधार पर। बस आपको ये ध्यान रखना है किसके आधार पर, तो मूल आवर्त नियम आपका परमाणु भारों के आधार पर है। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आप इसी को बताएंगे परमाणु क्रमांकों के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पर देख लेते हैं, कुछ नोट कर लेते हैं वो भी, तत्वों का आधुनिक आवर्त नियम। तत्वों का आधुनिक आवर्त नियम ये क्या था, तो यहां पर बताया गया तत्वों के गुण, परमाणु क्रमांकों। आपको पता होगा परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। भार हमने बताया था कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का जो योग होगा, इनकी संख्याओं का जो योग होगा वो भार होता है, जबकि परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या होती है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो तत्वों के गुण, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यह था आधुनिक आवर्त नियम। तो इन दोनों के आधार पर हम पढ़ेंगे कि हमारे आवर्त सारणी जो थी वो कैसी थी। तो हम पहले मूल आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं, मूल आवर्त सारणी कैसी थी और इसके बारे में क्या बताया गया, पहले कौन कौन से नियम आए, तो इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। दोनों एक ही हेडिंग है और इनको विशेष तौर से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें तो हमारा आ जाएगा पहले तत्वों का त्रिक नियम या ट्रेड वर्गीकरण। तत्वों का त्रिक या इसी को ट्रेड कहते हैं, इंग्लिश में त्रिक को ट्रेड कहते हैं, वर्गीकरण। ये किसने दिया, तो हमने बता दिया आपसे कि डाबेराइनर ने 1817 में दिया था। सबसे पहले डाबेराइनर ने 1817 में दिया, डाबेराइनर 1817 में दिया था। और इन्होंने बताया कि जो वर्ग में ऊपर से नीचे तत्वों की जो व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा मूल आवर्त सारणी ठीक है। अगर हम बात करें तो एक बार हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो थे इनको नाम दिया गया था आवर्त। ये पंक्तियां टोटल कितनी थी, तो ये 10 पंक्तियां थी। ये इधर की ओर जो थी वो 10 पंक्तियां थी। टोटल यहां से कितनी थी, यहां से टोटल
10 थी, लेकिन इनको बांटा कितने में गया था, तो इनको 7 आवर्त में बांटा गया। 10 पंक्तियों को 7 आवर्त में बांटा गया। 7 आवर्त जैसे इसमें एक रख लिया जाए, फिर अगली वाली 2 एक ही आवर्त में आ जाए, ये 1 आवर्त, फिर इसमें 2 आवर्त, फिर अगली में 3 आवर्त, इस तरह से। तो इनको 10 आवर्तों को 7 आवर्तों में 10 36 पंक्तियों को 7 आवर्तों में बांटा गया। और ऊपर से नीचे जो इनका वर्गीकरण किया गया वर्गों में इस तरह से, तो इस प्रकार की जो ये इस तरह के जो कॉलम बने वो टोटल 8 बने थे। इस तरह के जो कॉलम बने ये 8 कॉलम बने थे। तो हमें इसको पूरा भी नहीं बनाना है, आप लोग समझिएगा। इसके आसानी हम जब आपको देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला आवर्त था, इसमें एक ही श्रेणी थी, एक ही कॉलम था हमारा, ये जो 36 पंक्ति थी, अगले वाले में भी एक थी। इस तरह से आगे चल के इन्होंने 3 ऐसी पंक्तियां, 7 को अगर छोड़ दें, लास्ट वाली को अगर छोड़ दें, तो बाकी 2 जो थी उनको थोड़ा बड़ी ले लिया गया, उनमें 2-2 आवर्त रख दिया, 2 36 पंक्तियां रख दी गई थी। तो खैर इसको देखिएगा। और इसमें बताया क्या गया था कि एक तत्व रखा गया यहाँ पर, दूसरा रखा गया इधर, तीसरा इधर रखा गया। अब इस तरह से जब ये भर जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और 8वें जो थी ये अंतिम में अक्रिया से ज्ञात भी नहीं थी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ये तत्व रख दिए जाएंगे, फिर यहाँ पे जो नया तत्व रखा जाएगा, जैसे बात हम यहाँ पे 9 मानते हैं, फिर यहाँ तक के 16 हो जाएंगे, यहाँ पे 17। अब देखिएगा ये 10, 11, 12, इसके बाद हम 18, 19, 20। अगर हम बात करें इनके जो परमाणु भार होंगे इन तीनों तत्वों के, किसी भी अगर तत्व के कॉलम की बात करें, इसमें जो 3 तत्व होंगे उनके जो परमाणु भार देखे गए, तो पहले तत्व का परमाणु भार और तृतीय तत्व का अणुभार जो था, उन्हीं का अनुपात इस वाले तत्व का परमाणु भार था। यही था क्रिक नियम। तो इस चीज को समझिएगा कैसे, हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल से। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा। जैसे हम तत्वों को ले लें, कैल्शियम हमारा पहला तत्व था, इसके जस्ट नीचे हमारा स्ट्रांसियम रखा हुआ था, और इसके जस्ट नीचे हम बात करें तो बेरियम रखा हुआ था, बेरियम। अब इनके परमाणु क्रमांक क्या थे और परमाणु भार क्या थे? क्रमांक की कोई बात ही नहीं थी, परमाणु भारों के आधार पर बांटा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो परमाणु भार था ये तत्व था, और ये इसका परमाणु भार था, ये इसका परमाणु भार था। तो जो कैल्शियम था इसका परमाणु भार 40 था, और दूसरा जो तत्व था हमारा उसका स्ट्रांसियम का, इसका था 86.7 और 87.6 है, 87.6। और जो ये तत्व था बेरियम, इसका जो था परमाणु क्रमांक परमाणु भार वो 137.4 था। अब क्या हुआ, इन्होंने बताया इस नियम में क्या बताया उसको ध्यान से सुनिएगा कि जो 3 तत्व होते हैं आवर्त में वर्ग में, जो वर्ग ऊपर से नीचे की ओर कॉलम आ रहा है, पहला तत्व और तीसरा तत्व, इन दोनों के परमाणु भार का जो औसत होगा वही इस तत्व का परमाणु भार होगा। ये चीज समझिएगा कैसे। तो इस नियम को पहले समझिए क्या है। इन्होंने बताया वर्ग के किन्हीं 3 तत्वों का भार देखने पर पहले तथा, जैसे ये वाला हो गया पहला, तथा तीसरे, ये वाला तीसरे तत्व के भारों का औसत ही दूसरे तत्व का भार होता है। ये था
इन्होंने बताया कि जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है, इन दोनों को अगर हम योग कर दें और बटे 2 कर दें, यानी औसत निकालना आप जानते हैं, पहला और जो संख्या दी गई उन दोनों को योग करके उसका आधा कर दे तो हमें बीच में जो आंसर मिलेगा, जो औसत मिलेगा, वही इस तत्व का परमाणु भार हो जाएगा। तो इन्होंने बताया कि ये त्रिक नियम होता है, इसी को त्रिक नियम इन्होंने कहा। यानी जब किसी वर्ग के 3 तत्वों को लिया जाए, उनके परमाणु भार को देखा जाए, तो पहले और तीसरे तत्व का जो औसत होगा, के भारों का जो औसत होगा, वही दूसरे तत्व का भार होगा। तो ये था इनका त्रिक नियम, इसको याद कर लीजिएगा। इसी को इन्होंने क्या बताया, यही था त्रिक नियम। ये हो गया त्रिक नियम। आपको समझ में आया होगा? अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, इसको करके बताइएगा। जैसे हम बात करें, कितना होगा आप बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसे हमें दे दिया गया एक क्लोरीन दिया गया, तो इसको मिटा देना, पहले साफ कर देते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे क्लोरीन का दिया गया है 35.5, इसका परमाणु भार दिया गया है। ब्रोमीन का हमें नहीं पता है, हमें इसका पता है 127। अब अगर हम बात करें कि इस वाले का और इसका परमाणु भार क्या होगा, तो इसका परमाणु भार आप लोग बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी वीडियो के लेक्चर में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसी को बताया कि अगर एक आवर्त से हम एक वर्ग से अगर 3 तत्वों को उठा लें, तो उसमें जो पहला और तीसरे तत्व का जो योग होगा, उसका औसत, यानी दोनों तत्वों, पहले और तीसरे तत्व के भारों का औसत ही दूसरे तत्व का परमाणु भार होता है। यह था त्रिक नियम। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, उसके बारे में जानते हैं, ये आप हमें बताइएगा। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कब दिया गया, ये दिया गया था 1864 में। इसी ध्यान रखिएगा। ये क्या था तो बता देते हैं आपसे। जैसे सारे गामा के जो अक्षर होते हैं, सारे गामा पा धा नी सा, तो प्रत्येक के बाद हर एक 8वें तत्व के बाद फिर से वही रिपीटेशन होता है। यानी कहने का मतलब है, जो 7 तत्व होंगे उनके बाद स रे ग म प ध नी, उसके बाद सा, जो 8वां तत्व होगा वो पहले के जैसे ही होगा। ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें स रे ग म प ध नी सा, अब आप ध्यान दीजिएगा, पहला तत्व और 8वां तत्व एक दूसरे से समानता प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी इसको उठा के अगर हम यहीं पे रख दें स, फिर तो वही चीज हो जाएगी, स रे ग म प ध नी, स रे ग म प ध नी, सा रे ग, वही चीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, जो इन्होंने बताया कि आवर्त में जो तत्व सजाए गए हैं, उनको अगर हम पढ़ें, एक आवर्त में अगर हम चलें, तो आवर्त में पहला तत्व जो होगा स, मान लेते कोई अगर तत्व है, तो उसके जो लक्षण होंगे, उसके जस्ट अगले आवर्त में जो तत्व होगा उससे समानता प्रदर्शित करेगा। एक हम आवर्त बना रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इसी तरह से जैसे हमारा यहाँ पे तत्व हो जाएगा, चलो देखिए। अब आपको पता है मूल अक्रिय तत्वों को यहाँ पे लिया ही नहीं गया, क्योंकि तब अक्रिय तत्वों का कोई योगदान नहीं था, कोई अक्रिय तत्व ज्ञात ही नहीं थे। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर हो जाएगा ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब इन तत्वों को देखा जाए कि जैसे तत्व इनको सजाया गया, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, आवर्त, ये आवर्त 2 है, ये आवर्त 3। तो अगर देखा जाए पहले आवर्त के तत्व सारे गामा पा धा नी सा के जैसे अक्षर होते हैं, उसके बाद अंतिम जो तत्व होता है वो पहले वाले से समानता प्रदर्शित करता है। यानी यहाँ पे 8वां तत्व, प्रत्येक 8वां तत्व, ध्यान दीजिएगा, परमाणु भार के आधार पर प्रत्येक आवर्त
प्रत्येक आवर्त के तत्व अपने आठवें तत्व से, या इसको आवर्त ना लिखिए हम, ठीक है ऐसे रखिए। प्रत्येक तत्व अपने आठवें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है, और इसी को इन्होंने बताया अष्टक नियम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और एक्रिलिक एसिड को छोड़ दिया गया। एक्रिलिक एसिड तो नहीं गया। जब यहाँ पे आते हैं ना, सोडियम हो जाएगा, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ये हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रत्येक तत्व है, आठवां तत्व देखेगा, ये पहला तत्व, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। यानी अगर हम ऊपर देखें सा रे गा मा पा धा नी सा, अगर हम लिखें तो जो पहला तत्व है और आठवां, यानी पहला अक्षर और आठवां अक्षर सेम ही है, उठा के यहाँ पे अगर दिया जाए इस तरफ तो सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा, वैसे ही यहाँ पे जो पहला तत्व है ये एक जैसे लक्षण दिखाएंगे, ये वाले एक जैसे दिखाएंगे, ये वाले एक जैसे दिखाएंगे। यानी प्रत्येक तत्व अपने स्थान से, यहाँ से अगर चालू हुए तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर आठवां तत्व जो होगा वो यही होगा, ये 8 हो जाएगा, 9 10। तो अपने स्थान से जो आठवां तत्व होगा वो एक जैसी समानता प्रदर्शित करेगा। इसी को कहा था परमाणु भार के आधार पर किसने, न्यूलैंड ने, कि ये अष्टक नियम में पाया जाता है, तत्वों में अष्टक नियम पाया जाता है। प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करता है। तो सीधे हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके अंतर्गत कि प्रत्येक पहला तत्व अपने आठवें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। यह था इनका नियम। तो परमाणु भार के आधार पर अगर तत्वों के प्रत्येक तत्व अपने आठवें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है, या वही प्रत्येक पहला तत्व अपने आठवें तत्व से समानता प्रदर्शित करता है। आप चाहे ये हेडिंग लिखिएगा, चाहे ये लिख लीजिएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम में इनका नियम आया 1867 में। इसके बाद जस्ट 5 साल बाद 1869 में मेंडलीव का आवर्त नियम आया। तो इसको हम बाद में जानेंगे अगली वीडियो में। और यहाँ तक कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जो क्वेश्चन का जवाब मांगा गया है वो आप कमेंट बॉक्स में ही दीजिएगा। तो अगर हम बात करें कि इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक होगा, तो इसके बाद हमारा मूल आवर्त नियम होगा, और सॉरी मूल आवर्त सारणी। और इस मूल आवर्त सारणी के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, इनकी कमियां पढ़ेंगे, और फिर पहुंचेंगे हम अपनी आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी पर। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक वीडियोस को करते रहिए, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू।